हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग वर्सेस डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। तो इस पूरे डिस्कशन को तीन पार्ट में रखेंगे। फर्स्ट वन इज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है। सेकंड वन इज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग तो कोई भी कर सकता है, बट डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग किसको करना चाहिए। थर्ड वन इज जो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहा है उसको क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी चाहिए ताकि उसकी इन्वेस्टिंग की जर्नी सही बनी रहे। चलो स्टार्ट करते हैं आगे का डिस्कशन। यस, तो यहां पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग क्या होती है, जहां पे एक म्यूचुअल फंड मैनेजर 50 से 100 कंपनी की बास्केट उठाता है और उनके अंदर अपने इन्वेस्टमेंट के एलोकेशन रखता है और उसकी एक नेट एसेट वैल्यू बनती है जो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू बाई करता है। और विद टाइम जैसे जैसे जो एक बास्केट ऑफ कंपनीज था उसकी ग्रोथ होगी, उस हिसाब से उस म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ती जाएगी और वहां से उसको रिटर्न मिलते जाएंगे। जबकि स्टॉक इन्वेस्टिंग में एक स्टॉक इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में 50 कंपनीज की जगह सिलेक्टिव 15 से 20 कंपनीज पिक कर सकता है, जहां पे उसको लगता है कि ये कंपनीज नेक्स्ट ईयर्स में अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगी। राइट। अगेन सेकंड पार्ट, म्यूचुअल फंड में यदि कोई बंदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अराउंड 1% पोर्टफोलियो का एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है एवरी ईयर। लेट से इस साल उसने अपना 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी म्यूचुअल फंड में, तो उसको अराउंड अराउंड 1%, मतलब 10,000 रुपए का एक्सपेंस रेशो चार्ज होगा। इसके अदरवाइज स्टॉक्स में जिसका अपना खुद का डिमैट अकाउंट है वहां पे स्टॉक्स बाई कर सकता है और उनको केवल एक नॉमिनल ब्रोकरेज और कुछ डीपी चार्जेस और एसटीडी चार्जेस देने पड़ेंगे, बहुत ही नॉमिनल होंगे, वो 1% से बहुत कम होंगे। तीसरा पॉइंट है, म्यूचुअल फंड्स कभी भी जो स्टॉक्स बाई करते हैं अपने खुद की एनएवी क्रिएट करने के लिए, उसमें कभी भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर सकते। यदि उनको लगता है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में, 30-40% से ग्रोथ करेगा, तो भी उसके अंदर वो लोग होल्डिंग 10% से ऊपर नहीं बना सकते। बट यदि कोई डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर है और उसको लगता है ये कंज्यूमर बिजनेस है और नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में ही हैज 100% कॉन्फिडेंस की बिजनेस आगे 30-40% ग्रोथ करेगा, तो अपने पोर्टफोलियो का उसको 20 से 30% एलोकेशन भी दे सकता है अपनी रिस्क वेटेज के अकॉर्डिंग। फोर्थ वन पॉइंट इज, जो बंदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है उसको ऑन एन एवरेज 12% से 18% के बीच में रिटर्न मिलते हैं। लाइक यदि लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करा है तो अराउंड 12% के आसपास रिटर्न मिलेगा। फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करा है तो लॉन्ग टर्म में अराउंड 15% के आसपास इन्वेस्टमेंट मिलेगा। जो मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में जिसने इन्वेस्टमेंट करी है उसको लॉन्ग टर्म में अराउंड अराउंड 18% के आसपास रिटर्न मिलेगा। बट जो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करता है उसको लॉन्ग टर्म में उसने जो बिजनेस पिक करे थे, जो स्टॉक्स पिक करे थे, यदि वो बिजनेस अच्छा करते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स अर्निंग करते हैं, तो उनकी स्टॉक्स की वैल्यू 3x, 5x, इवन 10x, 20x भी हो सकती है। तो वहां पे उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। सो ये हमने डिस्कस किया कि मेजर डिफरेंस क्या है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में और स्टॉक इन्वेस्टिंग में। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कौन कर सकता है। कोई भी इंसान म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कर सकता है, मिनिमम 500,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग किसको करनी चाहिए या कौन इंसान डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कर सकता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। राइट। सो सबसे फर्स्ट, ऐसा तो करने को तो कोई भी इंसान डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कर सकता है, जाके डिमेट अकाउंट में शेयर्स खरीदने ही होते हैं, ऐसा कोई बड़ी डील नहीं होती है। बट कोई पता नहीं हो शेयर्स आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इंसिस्ट करके बोल रहा हूं कि किस इंसान को डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। उसी पर्सन को डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करनी चाहिए जिसके पास एनफ टाइम है अपनी पोर्टफोलियो कंपनीज के बारे में रिसर्च करने का, अपनी पोर्टफोलियो कंपनीज के रिजल्ट्स को देखने का। उनके क्वार्टरली इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आती हैं, उनको देखने का। क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद में जो उसकी मैनेजमेंट होती है कंपनी की, वो एक कॉन्फ्रेंस कॉल करती है, उसको सुन के अपने पोर्टफोलियो के अंदर अलोकेशन का ऊपर नीचे परसेंटेज करने का जो डिसीजन ले सकता है। ये सब करने का जिसके पास एनफ टाइम है उसी इंसान को स्टॉक इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। जिसके पास टाइम नहीं है, बहुत से ऐसे सैलरीड पर्सन होते हैं जो घर पे आने के बाद ये बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास जो टाइम है मेरा पर्सनल मी टाइम है, मैं इसके अंदर मेरा दूसरा स्किल सेट क्रिएट नहीं करना चाहता। उसको डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। वो इंसान डायरेक्ट अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आराम से 12 से 18% के आसपास रिटर्न एंजॉय कर सकता है। बट हाँ,
जिसके पास टाइम है जॉब के बाद भी, और वो अपना कुछ एक अल्फा क्रिएट करना चाहता है अपने कैपिटल से इन्वेस्टमेंट करके, उसको डेफिनेटली रिसर्च करके अच्छे से डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कराना चाहिए। सेकंड पॉइंट, उस पर्सन को जो जिन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, उसको उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिन बिजनेस के प्रोडक्ट्स की उसको अच्छी नॉलेज हो। लाइक जिस बिजनेस के प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई सेंस नहीं है। तो फर्स्ट वन इज, जिस कंपनी के बिजनेस के स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, यदि आपको उस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो क्या प्रोडक्ट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करता है और कैसे उसका रेवेन्यू क्रिएट होता है, कैसे उसका प्रॉफिट बनता है, तो आपको ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए। जैसे मेरा पर्सनली बताऊं, मेरे को माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, ये सब चीजें मेरे को समझ में नहीं आती है। B2G बिजनेसेस, जो बिजनेस गवर्नमेंट के साथ होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कैंसिल हो जाता है, मेरे को बिजनेस बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं। तो मैं ऐसे बिजनेस में कभी भी डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे डिस्कशन का, यदि आपको लगता है कि आपने जिस कंपनी का स्टॉक पिक किया, उस कंपनी का बिजनेस रन करने के लिए उसकी एक मैनेजमेंट होगी, यदि उस मैनेजमेंट की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है, इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, उस मैनेजमेंट ने कुछ घपला कर दिया है, तो कभी भी ये मत सोचना कि ये आज शेयर मेरा 10% गिर गया इस न्यूज के कारण, तो मेरा जो वापस रिकवरी होगा तो मैं उसको बाद में बेचूंगा। नहीं, जैसा कभी ऐसा इंसिडेंट हो, तो हमें तुरंत उस बिजनेस से बाहर निकलना चाहिए, उस स्टॉक को बेच के हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि उस कैपिटल को हम लोग दूसरे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकें। अदरवाइज आप वापस रिकवरी करने के चक्कर में वो स्टॉक 20% भी गिर सकता है, 30% भी गिर सकता है, 40% भी गिर सकता है, आपको नहीं पता। क्या पता वो इस तरह का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू हो, इस तरह का घपला किया हो मैनेजमेंट ने कि कंपनी का बिजनेस ही बंद हो जाए। हमें नहीं पता ना। जब क्लैरिटी आएगी, वापस कंपनी ग्रोथ करने लगेगी, तो फिर हम दोबारा देख लेंगे। तब तक टेंशन में क्यों रहें, उम्मीद पे क्यों जिए। हमें हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जिसके पास ये कैपेबिलिटी है, -10%, -15% में किसी बिजनेस डिटोरिएशन या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इश्यू के कारण जो अपने स्टॉक को सेल कर सकता है, जिसके पास ये कैपेबिलिटी है, उसी को स्टॉक इन्वेस्टिंग में आना चाहिए। अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के चक्कर में पड़े रहोगे और आपका वो स्टॉक -30, -40, -50% पे गिरता रहेगा। आपको सेंस भी नहीं होगा आपका कैपिटल कितना डिटोरिएट हो रहा है। राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे और डिस्कस करते हैं। आपको तभी डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करनी चाहिए जब आपके पास अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ यार, मैं मार्केट की वॉलेटिलिटी झेल सकता हूं। बिकॉज जब मार्केट में मैक्रोस इन्वायरमेंट खराब होता है, जैसे भी ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए थे, स्टॉक मार्केट लगभग 15% गिर गया था। जब स्टॉक मार्केट 15% गिरा, इट मीन उस टाइम पे सारे कंपनीज के स्टॉक्स गिरे। इट मीन केवल आपकी कंपनी नहीं थी इसके स्टॉक्स गिरे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे जब मैक्रो एनवायरनमेंट खराब होते हैं, उस टाइम पे स्टॉक्स फ्लक्चुएट करते हैं, प्लस माइनस 15, 20, 30% का फ्लक्चुएशन होता है। तो जो इंसान इस वॉलेटिलिटी को झेल सकता है, उसी को डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अदरवाइज आपको लगता है कि यार मैंने तो 10 लाख रुपए स्टॉक्स में लगा दिए, अब ये मैक्रो एनवायरनमेंट खराब होने के कारण स्टॉक्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मेरा कैपिटल कभी 10 लाख 9 लाख बन रहा है, कभी 8 लाख बन रहा है, और आपको यदि परेशानी हो रही, स्ट्रेस हो रहा है, तो मतलब आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए नहीं बने हो। आपको फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। राइट। अब हम लोग तीसरे साइड में चलते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि जो इंसान डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहा है, उसको क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से देखना। जो इंसान डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टिंग कर रहा है, उसको जिस सेक्टर की बिल्कुल भी समझ नहीं है, उस सेक्टर में कभी भी उसको डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ सेक्टर जो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, माइनिंग हो गया, B2G बिजनेस हो गए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गए, आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट कर दिया, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। कब ट्रम्प का टेरिफ आ जाए, एक्सपोर्ट बिजनेस आपका खराब हो जाए। माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ये मेरे को बिल्कुल भी मेरी समझ से, हाँ थोड़ी बहुत समझ है बट उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं है जितनी कंज्यूमर बिजनेसेस की है। जो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जो कंज्यूमर बिजनेस है, जहां पे सेकुलर ग्रोथ होती है, उनकी मेरे को अच्छी समझ होती है, तो मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहे हो और यदि आपने बाय द वे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, इंट्राडे F&O ट्रेडिंग, तो आपका बेस कैपिटल कब जीरो हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। तो ये गलती कभी मत करना। नेक्स्ट है, विदाउट प्रॉपर रिसर्च आप कभी भी किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट मत करना। खुद की रिसर्च बहुत जरूरी है।
आपको कन्विक्शन करने रखने के लिए और बड़ा कैपिटल उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अदरवाइज आप जब वॉलेटिलिटी होगी तो उस स्टॉक को आप होल्ड नहीं कर पाओगे और लॉस में बेच के निकल जाओगे। फायदे हो सकता है कि वो कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही हो और लॉन्ग टर्म में अच्छा बिजनेस अच्छा प्रॉफिट बनाए और स्टॉक्स प्राइस आगे बढ़े। उन कंपनी से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज होते रहते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सी मैनेजमेंट कब कंपनी में क्या घपला कर दे हमें नहीं पता लगेगा। हम तो केवल एक क्वार्टरली जब बिजनेस अपडेट आता है, क्वार्टरली बिजनेस के रिजल्ट आते हैं और वो एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आती है, कंपनी के मैनेजमेंट मैनेजमेंट बैठ के कॉन्फ्रेंस कॉल करती है, इक्विटी एनालिस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस उनको पूछते हैं, तो हमें उस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होती है। साल में 4 बार या 5 बार मान लो, बीच में कोई और कॉन्फ्रेंस कॉल हो गई इन्वेस्टर्स के लिए उस टाइम पे। बट देर इज पॉसिबिलिटी बैकएंड में कोई मैनेजमेंट किसी कंपनी के अंदर कुछ घपला कर रहा हो। जैसे आपको पता लगता होगा कि इस कंपनी पे आईटी की रेड पड़ गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ गई, ईडी की रेड पड़ गई। तो जहां पे ऐसे ही रिकरिंग इश्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब मैनेजमेंट सारे कंप्लायंस को फुलफिल नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ अंदर घपला कर रहा है। तो ऐसे बिजनेस से हमेशा दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो जहां पे सेकुलर ग्रोथ हो, जो कंज्यूमर बिजनेस हो, जो समझने में बहुत आसान होते हैं। लाइक रिटेल का बिजनेस है, हम बाहर जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, ग्रोसरी खरीदते हैं, हम लोग वहां से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदते हैं, हम वहां से कपड़े खरीदते हैं, हम वहां से ज्वेलरी खरीदते हैं। सो दीज आर डेली कंज्यूमर थिंग्स जहां पे कस्टमर डेली जाके चीजें खरीदते हैं, जो आसानी से समझ में आता है, जो हम खुद भी करते हैं अपनी लाइफ में। ये सारे बिजनेस मेरे को बड़े समझ में आते हैं। लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंस, हम लोग एनबीएफसी या बैंक से लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं। सो ये हमें बिल्कुल समझ में आता है। हेल्थ केयर बिजनेस, लाइक बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, जब इंसान बीमार होता है तो हॉस्पिटल में दिखाने को जाता है, वहां से वो ठीक होके आता है। डायग्नोस्टिक बिजनेसेस, जहाँ पे जब वो बीमार होता है तो डॉक्टर उसको कुछ टेस्ट रिकमेंड करता है ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, वहां पे जाके ब्लड टेस्ट करवाता है। ऐसे बिजनेस नॉर्मल जो हम हमारे डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, जिनके सर्विसेज जिनके प्रोडक्ट्स, उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना बहुत आसान होता है, बिकॉज उनकी समझ आसानी से हो जाती है। और जैसे ही आप किसी इस ऐसे बिजनेस की आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, बिजनेस में ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही है। अब मैं लास्ट सबसे 6 नंबर का पॉइंट बता रहा हूं प्रिकॉशंस के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। स्टे अवे फ्रॉम दोज बिजनेसेस विच आर ग्रोविंग स्लोवर देन नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? इंडिया की नॉमिनल जीडीपी अराउंड 10-11% के आसपास होती है। जीडीपी अराउंड 6 to 7% प्लस इन्फ्लेशन अराउंड 4 to 5%, दोनों मिला के 10 से 12% के बीच में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ग्रोथ होती है। वो बिजनेसेस, वो कंपनीज जो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट से कम ग्रो हो रही हैं, उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो आप कोई बढ़िया म्यूचुअल फंड पकड़ोगे, उसमें ज्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो इस पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना, केवल वही बिजनेस पिक करना जिसकी ग्रोथ रेट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट से ज्यादा हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।